राज, क्या हुआ भाई? ऐसे क्यों देख रहे हो? अगला नंबर किसका है? किट्टू लिस्ट देखकर मुस्कुराते हुए। अगला पता जहाँ है हमें जाना है वह है सूर्यकांतम रामास्वामी की बेटी। इस नाम को बताने में तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे कुछ नहीं यार, बस सूर्यकांतम नाम बहुत प्यारा है ना। राज हैरान होकर, क्या इतना पुराना नाम तुझे कैसे पसंद आ गया भाई? अरे बेवकूफ़, ओल्ड इज गोल्ड। वैसे इस दादी अम्मा ने ऐसा कौन सा नेक काम कर दिया है भाई? अरे दादी नहीं है भाई, वो तो एक हसीना है। क्या हसीना? हाँ सूर्यकांतम, उम्र 22 साल, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ती है। राज, जब लड़की जवान है तो ये बुढ़ापे वाले नाम क्यों भाई? ये नाम सुनकर तो मुझे पुरानी फिल्मों की वो मशहूर सूर्यकांतम जी की ही याद आ रही हैं। किट्टू हंसते हुए, शायद यह लड़की भी उन्हीं सूर्यकांतम जैसी ही है। तू ये कैसे कह सकता है? तुझे पता है इसने क्या नेक काम किया है? एक लड़की को कुछ लड़के बीच सड़क पर छेड़ रहे थे, इसने वहीं उसकी जमकर धुलाई कर दी। अच्छा, तब तो यह वाकई सूर्यकांतम जी की जिरोक्स कॉफ़ी निकली। किट्टू हंसने लगता है और राज भी मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा देता है। सूर्या के घर से थोड़ी दूर पर कार रुकती है। दोनों नीचे उतरते हैं और गेट खोलकर अंदर जाते हैं। किट्टू गिफ्ट बॉक्स और फूल वहां रखता है और जाने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन अचानक उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वह दोबारा घर की ओर देखता है। किट्टू, क्या हुआ? क्यों रुक गए? किट्टू तेजी से धड़कते दिल पर हाथ रखकर राज की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, चलो चलते हैं। और दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह सूर्या की माँ ललिता घर के सामने छिड़काव करने और रंगोली डालने के लिए बाहर आती हैं। तभी उसकी नज़र वहां रखे गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है। वह उसे उठाती है और उस पर लगे ग्रीटिंग कार्ड को पढ़ती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह गिफ्ट बॉक्स लेकर घर के अंदर जाती हैं और उसे हॉल के टेबल पर रखकर अपने काम में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद सूर्या के पिता रामास्वामी आते हैं और अखबार लेकर हॉल के सोफे पर बैठने ही वाले होते हैं कि उसकी नज़र सामने वाले रखे गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है। वह भी उसे पढ़ते हैं और एक मंद मुस्कान के साथ चुपचाप अखबार पढ़ने लग जाते हैं। तभी सूर्या का छोटा भाई दीपक 16 साल का और 10वीं कक्षा में पढ़ता है। सोकर उठता है और मुंह धुलकर वो हॉल में आता है और अपने पापा के बगल में बैठ जाता है। मम्मी जरा बूस्ट तो लाना। ललिता, हाँ ला रही हूँ बेटा। अचानक दीपक की नज़र गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है। वह उसे उठाकर पढ़ता है और अखबार पढ़ रहे अपने पापा से कहता है, पापा आखिर यह पागल कौन है जिसने दीदी को इतना अच्छा बताकर उसे अप्रिशिएट किया है? पापा, क्या आपने यह देखा? रामास्वामी मुस्कुराते हुए, नहीं दीपू, यह घर के सामने पड़ा था तो तुम्हारी मम्मी उठाकर अंदर ले आई, लेकिन अभी तक गिफ्ट ओपन क्यों नहीं किया गया? जैसे ही दीपक गिफ्ट खोलने की कोशिश करता है, ललिता वहां आती है और उसके सर पर हल्के से एक चपट लगाती है। मम्मी, वह दीदी का गिफ्ट है, हम उसे नहीं खोल सकते। मम्मी, यह दीदी के लिए किसी लवर या होने वाला पति ने नहीं दिया है जो इसे पर्सनल माना जाए। यह तो किसी ने उसकी तारीफ करते हुए भेजा है, हम देख सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर भी सूर्या को ही इसे पहले खोलकर देखना चाहिए। दीपक निराश होकर, पापा आप ही मम्मी को समझाओ ना। रामास्वामी, वह देखो दीदी आ रही है, उससे पूछ लो। यह कहकर वह अखबार बगल में रख देते हैं। रामास्वामी के साथ साथ दीपक और ललिता तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं। सूर्या फ्रेश होकर अपने घर के कैजुअल कपड़ों में वहां आती है। सूर्या पास आती है और रामास्वामी के कंधों पर हाथ रखकर कहती है, शुभोदयम पिताजी। शुभोदयम अम्मा। रामास्वामी तेलुगु लेक्चरर है, इसलिए सूर्या उन्हें तेलुगु में विश करती हैं। रामास्वामी को लगता है कि सूर्या के रूप में उसकी माँ ने दोबारा जन्म लिया है, इसलिए उन्होंने अपनी माँ का नाम सूर्यकांतम ही अपनी बेटी को दिया है। अक्सर उसे प्यार से अम्मा कहकर ही बुलाते हैं। सूर्या मुस्कुराते हुए अपनी माँ की और भाई की ओर देखकर, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग दीपू। तभी उसकी नज़र
दीपक के हाथ में पकड़े गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती हैं। दीपू, तुझे गिफ्ट मिला है क्या? किसने दिया? अरे नहीं दीदी, यह मुझे नहीं मिला है। किसी भोले भाले इंसान ने आपको बहुत अच्छी समझकर क्रिसमस के मौके पर आपकी तारीफ करते हुए यह गिफ्ट दे गया है। मेरी तारीफ? आखिर मैंने ऐसा कौन सा महान काम किया है? आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। उस अजनबी ने गिफ्ट बॉक्स पर सब कुछ लिख दिया है। यह लो, खुद ही पढ़ लो। सूर्या बॉक्स हाथ में लेती हैं और उस पर लिखा संदेश पढ़ने लगती हैं। हेलो सूर्यकांतम जी, आप वाकई महान हैं। आज के समय में लड़कियों को आपके जैसा ही होना चाहिए। इस समाज में जहां लड़कियों को हर कदम पर सूर्या पत्र को आगे पढ़ना जारी रखती हैं। लड़कियां आज कई समस्याओं का सामना कर रही हैं। उस रात बीच सड़क पर जब कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे थे, तब आपने एक शेरनी की तरह उसकी धुलाई की और उस लड़की को बचाया। हेड्स ऑफ। शिवांगी जी, आपको शेरनी कह रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा। आप वाकई एक जंगली बिल्ली हैं, वरना भला कोई अकेली लड़की उन 4 सांड जैसे बदमाशों को कैसे कूट सकती है? यह वाकई काबिले तारीफ है। इसलिए मैं खुद को आपकी सराहना करने से रोक नहीं पाया। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके माता पिता भी वाकई महान हैं, जिन्होंने आपको एक अबला लड़की की तरह नहीं बल्कि एक शेरनी की तरह पाला है। मैं दिल से चाहता हूँ कि हर लड़की आपकी तरह बहादुर बने। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा स्वीकार करे। आपका सेंटा दोस्त। यह पढ़कर सूर्या के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। यह देखकर रामास्वामी और ललिता एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। दीदी, अब जल्दी से वह गिफ्ट खोलो ना, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। दीपक की बेताबी देखकर सूर्या और उसके माता पिता हंसने लगते हैं। फिर सूर्या जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोलती हैं, सब हैरान रह जाते हैं। उसके अंदर एक मीडियम साइज का बेहद खूबसूरत ताजमहल था। उसे देखकर दीपक चुटकी लेते हुए कहता है, दीदी, लगता है किसी में तुझे सीधे प्रपोज करने की हिम्मत है ही नहीं, इसलिए उसने क्रिसमस का बहाना बनाकर इनडायरेक्टली तुझे यह गिफ्ट दिया है ताकि तू उसके प्यार में पड़ जाए। नहीं दीपू, उसके शब्दों में सच्चाई है। शायद उसने मेरी उम्र के हिसाब से कोई गिफ्ट देना चाहा होगा, इसलिए प्यार की निशानी कहे जाने वाले इस ताजमहल को चुना है। सूर्या ताजमहल को देखते हुए मुस्कुराती हैं और कहती हैं, कितना खूबसूरत है ना। पता नहीं, मुझे तो अब भी शक है। रामास्वामी, चुप कर दीपू, तू और तेरे ये फालतू के शक। दीदी सही कह रही हैं, उसने इसी नेक इरादे से यह तोहफा दिया होगा। ललिता चुटकी लेते हुए, आप तो हमेशा अपनी बेटी की ही बात मानेंगे, लेकिन जरा पूछिए तो सही कि हमारी सूर्यकांतम जी अरेंज मैरिज के लिए कोई चांस देंगी या लव मैरिज के चक्कर में खुद ही अपना दूल्हा ढूंढ लेंगी। सूर्या अपनी माँ की तरफ सीरियस होकर देखती हैं और कहती हैं, मम्मी, अब बीच में मेरी शादी का टॉपिक क्यों ला रही हो? रामास्वामी बात संभालते हुए, मैं बताता हूँ अम्मा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और तुमने कहा था कि तुम्हें जॉब में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें, लेकिन तभी जब तुम उसके लिए तैयार हो। सूर्या कुछ देर सोचती है और फिर थोड़ा उदास मन से चेहरा घुमाकर कहती है, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। ललिता खुश होकर, तो फिर क्या हम लड़की देखना शुरू करें? रामास्वामी मुस्कुराते हुए, अम्मा, तुम ही बताओ कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, जिसमें क्या खूबियाँ हो, हम वैसे ही लड़का ढूंढेंगे। जब सूर्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो ललिता बीच में बोली, अरे आप भी क्या पूछ रहे हैं? हर लड़की यही चाहती है कि उसे श्री राम जैसे गुणों वाला पति मिले, है ना? क्यों? ताकि वह लोगों की बातों को अहमियत दे और अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा देने के लिए छोड़ दे। ललिता हैरान होकर, अच्छा तो क्या तुम्हें श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए? नहीं बाबा, उनकी तरह 8 पत्नियां और 16,000 गोपियों का चक्कर संभालना मेरे बस की बात नहीं। तो फिर शिव जी जैसा पति मिलना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी तरह उन्हें भी नाक पर गुस्सा रहता है। जैसे वह अपनी तीसरी आँख खोलते हैं, वैसे ही तुम भी गुस्से होने पर किसी को भी खत्म कर सकती हो। मेरे होने वाले पति को भले ही
मुझे अपने शरीर का आधा हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सौतन का झगड़ा झेलना मुझसे नहीं होगा। चलो तो फिर महाविष्णु जैसा। मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे अपने दिल में बसा कर रखे, बस दिल में। और मुझे भगवान विष्णु जैसा पति भी नहीं चाहिए जो दिल में बसाने वाली पत्नी को अपने पैरों के पास बिठाकर सेवा करवाए। चलो तो फिर। तभी सूर्या बीच में बात काटते हुए गंभीरता से कहती हैं, अरे ओ मेरी ममतामयी माँ, अब ये देवताओं की लिस्ट पढ़ना बंद कर दो। मुझे भगवान जैसा पति नहीं चाहिए, बस एक साफ और अच्छे दिल वाला इंसान मिल जाए, वही काफ़ी है। ललिता रामास्वामी की ओर देखती हैं तो रामास्वामी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल अम्मा, तुम्हें बहुत ही नेक दिल वाला इंसान ही पति के रूप में मिलेगा। रामास्वामी की बात सुनकर सूर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती हैं। यह देख ललिता कहती हैं, सिर्फ बाप बेटी के सोचने से क्या होता है, उस ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में कैसा लड़का लिखा है कौन जाने। मुझे तो लगता है कि सूर्या को काबू में करने के लिए कोई गुस्सैल पति ही आएगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। सूर्या गुस्से में अपनी माँ को देखती हैं और कहती हैं, देखो न पापा, मम्मी क्या कह रही हैं। उसके कहने से क्या होता है, मेरी बेटी के लिए तो कोई नेक दिल राजकुमार ही पति बनकर आएगा। यह कहकर वे सूर्या को गले लगा लेते हैं। सूर्या अपनी माँ को मुंह चिढ़ाते हुए हंसती है और अपने पापा के सीने से लग जाती हैं। दीपक मन ही मन सोचते हुए, अब मेरे जीजा जी मम्मी की पसंद जैसे होंगे या पापा की पसंद जैसे। दीपक मन ही मन मुस्कुराते हुए, पता नहीं मेरे जीजा जी मम्मी की पसंद जैसे होंगे या पापा की पसंद जैसे, या फिर अगर दोनों की बातों का मिक्सचर निकला तो मेरी दीदी का वृंदावन तो समझो उजड़ गया। वृंदावन विला, विक्रम का घर। यह एक बहुत बड़ा और आलीशान विला है जहां हमारा हीरो विक्रम रहता है। घर के सामने ही 25 से ज़्यादा लग्जरी कारें खड़ी हैं। घर के चारों ओर 10 एकड़ में फैला हुआ सिर्फ बगीचा है। अंदर जाने पर ऐसा लगता है मानो इंद्र का महल भी इसके सामने फीका पड़ जाए। हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे प्रताप वर्मा, विक्रम के पिता, के पास एक नौकर आता है और उन्हें कॉफ़ी देकर चला जाता है। तभी वहाँ अरविंदा, विक्रम की माँ, आती हैं। रेशमी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी, बालों में फूल, माथे पर बड़ी बिंदी और सिंदूर के साथ वह साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही हैं। वह भगवान की पूजा करते हुए आरती उतार रही हैं और घंटी बजा रही हैं। उस घंटी की आवाज़ सुनकर आईने के सामने तैयार हो रहे वितिका, विक्रम की बहन, और किचन में नौकरों को निर्देश दे रही विक्रम की चाची जयसुधा। विक्रम के चाचा का एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके 2 बच्चे हैं, बेटा कार्तिकेय और बेटी जानवी जानू। सभी अपना काम छोड़कर दौड़ते हुए पूजा घर के पास आते हैं और कतार में खड़े होकर हाथ जोड़ लेते हैं। अरविंदा सभी को आरती और प्रसाद देती हैं। जैसे ही वह कार्तिकेय के पास पहुंचती है, अरविंदा उसे गंभीरता से देखती है और खामोशी से बगल में खड़ी अरविंदा, जानवी, जानू और वितिका को आरती देती हैं और उसके माथे पर तिलक लगाती हैं। फिर वे प्रताप के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उन्हें आरती देती हैं और पूछती हैं, विक्रम कहाँ है जी? प्रताप सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए विक्रम की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं, वह देखो अरविंदा, आ गया तुम्हारा लाडला। सूट बूट पहने एक परफेक्ट बिजनेसमैन के अंदाज में राजसी ठाट बाट के साथ विक्रम नीचे आ रहा था। विक्रम ने काले चश्मे नहीं बल्कि पावर वाले चश्मे पहन रखे थे। कार्तिकेय मन ही मन, हे भगवान, अब तू ही मुझे बचाना। बड़े भैया आ रहे हैं और विनय भैया तो अभी तक सोकर भी नहीं उठे हैं। मैं टाइम पर उठ गया, फिर भी बड़ी माँ ने मुझे इतनी गंभीरता से देखा। अब विनय भैया। विक्रम भगवान को हाथ जोड़ता है और ऑफिस जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी अचानक रुककर पीछे मुड़ता है और कार्तिकेय को बहुत गंभीरता से देखता है। यह देखकर वितिका जानवी के कान में धीरे से फुसफुसाती हैं, लगता है कल रात जो किया था वो भैया को पता चल गया है। आज तो विनय भैया और कार्तिकेय भैया बड़े भैया के हाथों से पक्का गए। वितिका और जानू एक दूसरे को देखकर दबी हंसी हंसती हैं।
कि आज तो दोनों भाइयों की खैर नहीं। कार्तिकेय घबराहट में थूक निकलते हुए मन ही मन सोचता है, विक्रम भैया इतना सीरियस होकर क्यों देख रहे हैं? कहीं सच में कल रात विनय भैया और मैंने जो किया था उसके बारे में पता तो नहीं चल गया? विक्रम बहुत ही गंभीर आवाज में कहता है। कार्ति, विनय के उठने के बाद तुम दोनों ऑफिस आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर विक्रम बिना कुछ बोले या किसी की बात सुने सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। विक्रम के जाते ही घर की बाकी सदस्य अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कार्तिकेय को इतनी राहत महसूस होती है मानो कोई बहुत बड़ा तूफान अभी अभी टल गया हो और वह निढाल होकर सोफे पर गिर पड़ता है। कहानी सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।